तो आइए दोस्तों, कल की जो क्लास छुट्टी थी उससे पूरा कर लेते हैं। तो क्लास यहाँ छुट्टी थी कि मूर्तिकार को फिर बुलाया गया और फिर उसने उस मसले को हल करने के लिए बताया। तो आइए उसे पढ़ते हैं। फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चलता तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गौर से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो अपने हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज लाने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। वह छोटा सा भाषण फौरन अखबार में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़े। कुछ दिन बाद वह हताश लौटे। चेहरे पर लालच बरस रही थी। उन्होंने सिर लटकारकर खबर दी। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेश की सारी चीज़ हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो, अगर आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठ उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज परचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। उत्तर प्रदेश, आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और अपनी मुश्किल बयां की। पूरे हिंदुस्तान की मूर्तियों की परिक्रमा कराया। सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज परचम की नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना था कि बिहार सेक्रेटरी के सामने सन 42 में शहीद होने वाले 3 बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर इस तीनों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज परचम की लाट को मल मसल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्मरानों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज परचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या? यह तो अपनी नाक कटवाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पेशे से लाचार था।
यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठक हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी ओर देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज परचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हुई। मूर्ति के पास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी खाद निकाली गई और ताज़ा पानी डाल दिया गया ताकि जो जिंदा नाक जाने वाली है जो जिंदा नाक लगाने जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर औरों को नहीं थी। यह खबर तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक दिन हर हालत में नाक लग जाएगी। और वह दिन आया। जॉर्ज परचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज परचम ने के जिंदा नाक लगाई गई हैं, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा गया था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं क्यों हुआ था ऐसा। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बूथ के। इसी में हम आपको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो आइए इसका क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया? मूर्तिकार को, लोहार को, हलवाई को, चित्रकार को? तो आप लोग जानते हैं मूर्तिकार को दिया गया। लोगों ने अंग्रेजों की लाटों को कहाँ पहुँचाया? गंगा में, यमुना में, नहर में, अजायब घर में? तो आपको पता है कहाँ पहुँचाया गया? अजायब घर में। नाक किसका घोतक होता है? प्रतिष्ठा का, गुलामी का, आज़ादी का, स्वतंत्रता का? तो किसका होता है? आंसर होगा इसका प्रतिष्ठा का। रानी के सूट पर कितना खर्चा आया था? 100 पाउंड, 200 पाउंड, 400 पाउंड, 500 पाउंड? तो वो पता है 400 पाउंड। रानी एलिजाबेथ के दर्जी क्यों परेशानी में था?